हेलो फ्रेंड, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 के भर्ती के लिए आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाए हैं। देखिए दोस्तों, यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम किरण पब्लिकेशन से कराने वाले हैं। किरण पब्लिकेशन 2010 से लेकर 2024 तक में जो भी एग्जाम हुआ है उन सभी का सॉल्व पेपर लाया है। दोस्तों, इसमें कुल 33 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो हम इसमें 4 प्रैक्टिस सेट किए हैं। आइए आज देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में हम 15/12/2013 के एग्जाम में जो सवाल पूछा गया था उन सवाल को हम देखेंगे। आइए देखते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल है पंचायत समिति के तो पहला सवाल है पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डेढ़ वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो पंचायत समिति के सदस्य अक्सर 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। और दोस्तों, पंचायत समिति सदस्य से ही प्रमुख और उप प्रमुख चुना जाता है। देखिए दोस्तों, कुछ सवाल में ही आपको टिक लगा हुआ मिलेगा, बाकी आगे सवाल में टिक लगा हुआ नहीं मिलेगा, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 2 है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है। देखिए दोस्तों, राज्यसभा और विधान परिषद राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल यह 6 वर्ष का होता है और लोकसभा एवं विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल यह होता है 5 वर्ष का। आप इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 3 है महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया? तो यह चलाया गया था ग्रेट ब्रिटेन में। उसके बाद सवाल नंबर 4 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से संबंधित थे, बौद्ध धर्म से संबंधित थे, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न मिला था। उसके बाद सवाल नंबर 5 है नस्लवाद का अर्थ होता है। तो नस्लवाद का अर्थ होता है रंग भेद। और दोस्तों, रंग भेद नीति यह दक्षिण अफ्रीका में लागू किया गया था, आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 6 है लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? आपको बताना है लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए इनमें से क्या क्या करना चाहिए। देखिए, पहला है बेरोजगारों को रोजगार। देखिए, यह सही है। उसके बाद है सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार। देखिए दोस्तों, मतदान का अधिकार हर एक नागरिक को है, तो इसमें यहाँ पर गलत दिया गया है। उसके बाद है सुदृढ़ पंचायती राज। हाँ, सुदृढ़ पंचायती राज होना चाहिए, इसका यह भी सही है। उसके बाद है नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। दोस्तों, यह भी बात सही है, इसलिए इसमें 1, 3 और 4 सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यह होगा 1, 3 और 4। उसके बाद आइए देखते हैं सवाल नंबर 7। सवाल है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है? आपको बताना है इनमें से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों देखिए, पहला है राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा ही एकमात्र मार्ग है, यह सही है। उसके बाद है शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, यह भी सही है। उसके बाद है शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो रुचि रखते हैं। देखिए दोस्तों, यह बात यहाँ पर गलत दिया गया है। इस संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा कुछ नहीं था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। संघवाद का अर्थ है, आपको बताना है संघवाद का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण, यह है संघवाद। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद सवाल नंबर 9 है लोकतंत्र जनता के लिए एवं जनता के द्वारा किसने कहा था? देखिए दोस्तों, यह सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो जनता के लिए एवं जनता के द्वारा यह कहा था अब्राहम लिंकन ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। और दोस्तों, अब्राहम लिंकन यह अमेरिका का राष्ट्रपति था। उसके बाद सवाल नंबर 10 है इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? आपको बताना है इनमें से राष्ट्रीय
राजनीतिक दल कौन है? देखिए दोस्तों, वर्तमान में कुल राष्ट्रीय राजनीतिक दल यह 6 है, जिसमें कि यह बहुजन समाज पार्टी भी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी यह है बहुजन समाज पार्टी। और दोस्तों, इसका चुनाव चिन्ह है हाथी, आप यह भी याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 11 है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो दोस्तों, यह भेजी थी राजीव गांधी ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, राजीव गांधी ने श्रीलंका में गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति सेना भेजी थी। उसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 12। सवाल है, भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? तो भारत में दल विहीन जनतंत्र की कल्पना यह प्रस्तावित की थी जयप्रकाश नारायण ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यह होगा जयप्रकाश नारायण ने। और दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक भी कहा जाता है। उसके बाद सवाल नंबर 13 है, भारत एक देश राष्ट्र है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका आंसर होगा। और दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष को भारत के संविधान में कब जोड़ा गया? तो इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। इसे 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। उसके बाद सवाल नंबर 14 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड यह हुआ था अमृतसर में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड यह हुआ था 13 अप्रैल, यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, आप यह याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 15 है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? तो दोस्तों, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा यह बोस्टन टी पार्टी की घटना का परिणाम है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद सवाल नंबर 16 है, फ्रांस में आतंक का राज किसके शासन काल को कहते हैं? तो फ्रांस में आतंक का राज्य यह कहा गया है रॉबस्पियर के शासन काल को। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद सवाल नंबर 17 है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष है। तो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष यह है 1931। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। और दोस्तों, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है, इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, गांधी इरविन समझौता को सरोजिनी नायडू द्वारा कहा गया था कि यह दो महात्माओं का मिलन है। आप यह बात को जरूर याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 18 है, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों, धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य यह चीन नहीं था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, इनमें से कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। देखिए दोस्तों, राष्ट्र संघ में कुल 6 अंग है, जो कि है महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद और ट्रस्टीशिप परिषद। आप यह याद रखिएगा। तो यह हो जाएगा आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद सवाल नंबर 20 है, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर यह सैन फ्रांसिस्को में तैयार हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए दोस्तों, 26 जून 1945 को 50 देशों के प्रतिनिधित्व में संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर तैयार हुआ था। आप यह याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 21 है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत यह लौटे थे 1915 ईस्वी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यह होगा 1915 ईस्वी में। आप इसका पूरा डेट याद रखिएगा, 9 जनवरी 1915। और इसीलिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत यह 2003 ईस्वी से हुआ था। आप यह भी
याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 22 है, इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्र संघ का गठन यह द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, क्योंकि दोस्तों राष्ट्र संघ का गठन यह हुआ था 1920 में। राष्ट्र संघ का गठन यह 1920 में हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध यह हुआ था 1939 से 1945 के बीच, आप याद रखिएगा। उसके बाद अगला सवाल है, देखिए दोस्तों अगला सवाल करने से पहले आप सब हमारे वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं, तो कम से कम हमारी मेहनत के लिए, हम जो आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो इसके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो इस वीडियो को एक लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल है, मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? आपको बताना है मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में इनमें से क्या गलत है? तो पहला है, इसे पुरातन व्यवस्था का मृत्यु प्रमाण पत्र कहा है, यह सही है। उसके बाद है, इसमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को अपनाया गया, यह भी सही है। उसके बाद है, सभी वयस्कों को मताधिकार दिया गया, यह गलत बात है, क्योंकि दोस्तों मत देने का अधिकार सबके पास है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसमें आपको गलत चुनना था। उसके बाद है, अपनी इच्छा अनुसार धर्म पालन करने का अधिकार मिला, यह भी सही है। उसके बाद आइए देखते हैं सवाल नंबर 24। सवाल है, सही सुमेलित करें। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको सही सुमेलित करना है। तो देखिए पहला है गांधी युग। देखिए गांधी युग का यहाँ पर 1916 से 1947 दिया गया है, जो कि गलत है। गांधी युग यह 1915 से 1947 होगा। उसके बाद है मोपला विद्रोह 1918। देखिए दोस्तों मोपला विद्रोह यह 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, यह भी गलत है। उसके बाद है राष्ट्र स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925, यह सही दिया गया है और आपको इसमें सही मिलान खोजना था, यह होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1921। देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन यह होगा 1920, यह होगा 1920। उसके बाद आइए देखते हैं सवाल नंबर 25। सवाल है, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए? तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात चूड़ामन जाट काफी शक्तिशाली हुए। देखिए दोस्तों औरंगजेब का मृत्यु 1707 में हो गया था। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश काफी कमजोर पड़ गया था। इसी बात का फायदा उठाकर चूड़ामन जाट काफी शक्तिशाली हो गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद सवाल नंबर 26 है, पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम में एक दूसरे से जुड़े हैं? आपको बताना है पेशावर और काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो यह जुड़े हैं खैबर दर्रा से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और यह खैबर दर्रा कहाँ पर है? यह है पाकिस्तान में। उसके बाद सवाल नंबर 27 है, फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों फर वनस्पति यह अल्पाइन वन से संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 और ऐसा सवाल एग्जाम में जरूर आगे भी पूछा जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 28 है, नाथुला दर्रा डैश राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा यह सिक्किम राज्य में स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और दोस्तों यह भारत को चीन से जोड़ती है नाथुला दर्रा। उसके बाद सवाल नंबर 29 है, वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है? आपको बताना है इनमें से कौन सी वनस्पति विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है? तो यह होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 अकेसिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद सवाल नंबर 30 है, नदी जो बिहार का शोक कहलाती है? आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? यह कहलाती है कोसी नदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और दोस्तों एक सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कोसी नदी के बारे में कि कोसी नदी जो है गंगा नदी में कहाँ मिलती है? तो कोसी नदी गंगा नदी में यह कुर्सेला में मिलती है, आप यह जरूर याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 31 है, चंद्रमा की घूर्णन अवधि है? तो चंद्रमा की
घूर्णन अवधि यह होगा 28 दिन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। और दोस्तों चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? तो चंद्रमा का पलायन वेग यह 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? यह होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आप यह दोनों जरूर याद रखिएगा। उसके बाद अगला सवाल है, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तो तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण यह है उत्तर पूर्व मानसून से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों इसे लौटती हुई वर्षा भी कहा जाता है। उसके बाद सवाल नंबर 33 है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। आपको बताना है भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यह होगा जोग जलप्रपात। दोस्तों जोग जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है और यह है महाराष्ट्र राज्य में। दोस्तों यह महाराष्ट्र राज्य के शरावती नदी पर स्थित है। यह महाराष्ट्र राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। तो पहला जलप्रपात कौन सा है? तो पहला जलप्रपात यह होगा कुंचिकल। पहला जलप्रपात यह होगा कुंचिकल जलप्रपात। आप यह याद रखिएगा। और दोस्तों यह जलप्रपात है कर्नाटक राज्य में। उसके बाद सवाल नंबर 34 है, वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन यह आयोजित हुआ था 1992 ईस्वी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और कहां पर हुआ था? यह हुआ था रियो डी जेनेरियो में। और दोस्तों पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आप यह भी याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 35 है, भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या है। देखिए भारत में वर्तमान में रेल मंडल की संख्या कुल 18 है। वर्तमान में कुल 18 रेल मंडल है, जिसमें कि दोस्तों 18वां रेल मंडल यह है दक्षिण तटीय रेलवे, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। उसके बाद सवाल नंबर 36 है, राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र यह स्थित है उड़ीसा राज्य में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों यह राउरकेला में ही स्थित है और इसे जर्मनी देश की सहायता से स्थापित किया गया था। आप याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 37 है, भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है वह है। देखिए दोस्तों भारत में कुल 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो कि बिहार से नहीं गुजरती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यह होगा बिहार से। उसके बाद सवाल नंबर 38 है, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। जलवायु को प्रभावित नहीं करने वाला कारक यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, पृथ्वी की परिभ्रमण गति। दोस्तों पृथ्वी की परिभ्रमण गति से वायुमंडल को प्रभावित नहीं होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इससे दिन और रात होता है। देखिए यहाँ पर है परिक्रमण। देखिए दोस्तों जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे कहते हैं परिक्रमण, और जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसे कहते हैं परिभ्रमण। आप यह भी याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 39 है, जनगणना 2011 के अनुसार किस व्यवसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है? तो यह रही है ऑप्शन नंबर 2, द्वितीय क्षेत्र में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद सवाल नंबर 40 है, यह घर मेरा है और वह तुम्हारा रेखांकित शब्द क्या है? यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है यह घर, यह बताना है आपको यह क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यह होगा सार्वनामिक विशेषण। देखिए दोस्तों जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बतलाए उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। उसके बाद सवाल नंबर 41 है, शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए में रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का प्रकार है? तो दोस्तों रेखांकित जो है शांति से, यह किस क्रिया विशेषण का प्रकार है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यह होगा रीतिवाचक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला सवाल है,
निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों तथा सही विकल्प चुनकर लिखें। देखिए यहाँ पर दिया गया है, तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। आपको बताना है जितना और उतने इसमें क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यह होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद सवाल नंबर 43 है, सही उत्तर छांटे। देखिए, शयनागार, कातर, हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय है। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद सवाल नंबर 44 है, बहुब्री समास है। आपको बताना है बहुब्री समास है। तो यह होगा आपका दोनों पद जिसमें अप्रधान होता है वह बहुब्री समास कहलाता है। दोनों पद जिसका अप्रधान होगा वह कहलाएगा तृतीय पद प्रधान हो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद सवाल नंबर 45 है, पाठ प्लस शाला, पाठशाला में मेल को क्या कहा जाएगा। तो दोस्तों पाठशाला के मेल को समास कहा जाएगा। देखिए, जब दो या दो से अधिक शब्दों से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद सवाल नंबर 46 है, शुद्ध वाक्य छांटे। आपको इसमें शुद्ध वाक्य चुनना है, कौन सा होगा। तो ये देखिए, पहला है, मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी है। यह कथन यहाँ पर सही दिया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद सवाल नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है। आपको बताना है इनमें से शरीर में विटामिन डी कौन बनाता है। यह बनाता है त्वचा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम भी पूछा जाता है। तो इसका रासायनिक नाम यह होगा कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होगा। उसके बाद सवाल नंबर 48 है, सन 2014 का फुटबॉल विश्व कप डैश में होगा। देखिए दोस्तों, यह उस समय के करंट का सवाल था। तो अभी आपको हम बता दें कि 2022 में जो फुटबॉल विश्व कप हुआ था, देखिए फुटबॉल विश्व कप को ही फीफा वर्ल्ड कप कहा जाता है। तो 2022 में हुआ था कतर में। 2022 में यह हुआ था कतर में और विजेता था इसका अर्जेंटीना। विजेता था अर्जेंटीना। उसके बाद दोस्तों यह 4 साल बाद 2026 में होगा। यह 2026 में होगा और कहाँ पर होगा। यह होगा अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। देखिए दोस्तों, तीनों देश संयुक्त के साथ फीफा वर्ल्ड कप कराने वाले हैं। उसके बाद सवाल नंबर 49 है, कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है। तो कंगारू जो है यह ऑस्ट्रेलिया का मुख्य पशु है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। उसके बाद अगला सवाल है, यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। आपको बताना है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है पेरिस में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यह होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। उसके बाद सवाल नंबर 52 है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी यह फुटबॉल से संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद सवाल नंबर 53 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो जय जवान जय किसान का नारा यह दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और दोस्तों जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा यह अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिया गया था। उसके बाद आइए देखते हैं अब अंग्रेजी का सवाल। सवाल है, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। देखिए यहाँ पर जो खाली जगह दिया गया है आपको बताना है इनमें से क्या भरा जाएगा। तो सवाल है, नाइदर न्यू ईयर्स इव नोर वैलेंटाइंस डे ब्लैंक ए नेशनल हॉलिडे इन इंडिया। तो दोस्तों इसमें इज का प्रयोग होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद अगला सवाल है, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है क्या भरा जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4,
इसमें आर का प्रयोग होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद सवाल नंबर 56 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर आपको बताना है इनमें से क्या भरा जाएगा जो यह सेंटेंस पूरा हो जाएगा। तो सेंटेंस है, आई बोथ ऑल देज बुक्स ब्लैंक ओनली आर एज 700 रुपीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसमें 4 भरा जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद सवाल नंबर 57 है, आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज ऑलवेज यूज्ड ए सिंगुलर। आपको इसमें उस वर्ड को चुनना है जो हमेशा सिंगुलर के रूप में प्रयोग होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यह होगा मीजल्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद सवाल नंबर 58 है, द यंग ऑन ऑफ ये गोट इज किट एंड दैट ऑफ ये हैन इज। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यह होगा चिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद अगला सवाल है, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा पेयर्स इनकरेक्ट दिया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए दोस्तों यहाँ पर बोअर का दिया गया है डेम, जो कि गलत है। देखिए बोअर का होता है सुअर और सुअर का फीमेल यह होगा सो, यह होगा सो, आप याद रखिएगा। उसके बाद आइए देखते हैं सवाल नंबर 61, भारत में खरीफ फसल की मौसम होती है। तो भारत में खरीफ फसल की मौसम यह होगा आपका जुलाई से अक्टूबर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और दोस्तों अगर आपसे रबी फसल का मौसम पूछा जाता तो रबी फसल का हो जाता अक्टूबर से मार्च। आप यह ध्यान में रखिएगा, अक्टूबर से मार्च होती है रबी फसल की मौसम का समय काल। उसके बाद सवाल नंबर 62 है, जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है। तो जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण यह होता है जल द्वारा, वायु द्वारा और भूमि द्वारा। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। उसके बाद सवाल नंबर 63 है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण यह राइबोसोम में होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। और दोस्तों इसे कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। और आपको बता दें कोशिका में पाया जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग यह है राइबोसोम। उसके बाद सवाल नंबर 64 है, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश ऊर्जा को बदलते हैं। आपको बताना है खाद्य पदार्थ में उत्पादक प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है, यह बदलता है रासायनिक ऊर्जा में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद सवाल नंबर 65 है, 2,4-D है। आपको बताना है 2,4-D क्या है। तो यह एक खरपतवार नाशक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यह खरपतवार नाशक है। उसके बाद सवाल नंबर 66 है, पुनरुद्ध भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है। तो पुनरुद्ध भवन की विशेष क्षमता यह पाई जाती है पॉरीफेरा में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह होगा पॉरीफेरा में। उसके बाद सवाल नंबर 67 है, आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर है तो तृतीय पोषी स्तर पर क्या होगा। देखो दोस्तों घास अगर प्रथम पोषी यहाँ पर सवाल कह रहा है तो घास को खाएगा टिड्डा, घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डा होगा दूसरा श्रेणी का और टिड्डा को खाएगा मेढक, मेढक होगा तीसरा श्रेणी का। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद अगला सवाल है, दिसंबर 1984 में घटी मोपला गैस दुर्घटना में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। तो दोस्तों इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। और इसका आणविक सूत्र भी पूछा जाता है, यह होगा CH2NCO, यह होगा CH2NCO, आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 69 है, एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा क्या होती है। दोस्तों हर चरण पर ऊर्जा घटती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। और कितना घटती है, यह घटती है 10%, यह 10% घटती है। आप इसे जरूर याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 70 है,
कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूलन है। तो कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूलन यह होगा पर्णाभ पर्व एवं पर्णशूल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद अगला सवाल है आपतन का कोण इनके बीच का कोण है। आपको बताना है आपतन का कोण किनके बीच का कोण होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा कि नीचे वाला जो होता है यह सतह होता है और सतह पर होता है अभिलंब, सतह पर अभिलंब होता है। तो इधर से प्रकाश किरण आती है और इधर चली जाती है, तो यह कहलाता है आपतित किरण और यह कहलाता है परावर्तित किरण। यह हुआ आपतित किरण और यह हुआ परावर्तित किरण। और दोस्तों यहाँ पर जो कोण बनेगा यह बनेगा आपतन कोण और यह बनेगा परावर्तन कोण। तो सवाल पूछा गया है आपतन कोण, तो देखिए यह होगा सतह का अभिलंब तथा आपतित किरण, इसके बीच में होगा आपतन कोण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद सवाल नंबर 72 है प्रत्यावर्ती धारा में आपको बताना है प्रत्यावर्ती धारा में इनमें से क्या होती है। तो दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद सवाल नंबर 73 है विभिन्न रंगों के समूह को आपको बताना है विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं। तो इसे वर्णपट्टी कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद अगला सवाल है दिए गए ग्राफ में त्वरण का मान है। देखिए दोस्तों इसमें आपको त्वरण का मान बताना है। देखिए आप सब जैसा कि देख पा रहे होंगे विस्थापन और समय का ग्राफ समान है, इसलिए इसका त्वरण क्या हो जाएगा, इसका त्वरण 0 होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद अगला सवाल है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है। तो यह कारण होगा विश्राम जड़त्व। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है किसी प्रतिरोध से प्रतिवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा। तो किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद सवाल नंबर 77 है प्रकाश की एक किरण एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ1 से चलकर दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ2 है में प्रवेश करती है। अगर आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो साइन I बटा साइन R का मान होता है। तो दोस्तों यह मान हो जाएगा μ2 बटा μ1। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद सवाल नंबर 78 है दोनों द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा। तो दोनों द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान यह होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 G/2 न्यूटन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए दोस्तों इसे आप फोर्स बराबर F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बटा D स्क्वायर इस फॉर्मूले से आप इसे निकाल सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 79 है यदि कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, बल का मान क्या होगा। तो इसमें बल का मान यह हो जाएगा 0.25 न्यूटन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद सवाल नंबर 80 है जब दो समांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित होता है तो क्या होता है। तो दोस्तों वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद अगला सवाल है यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 6 और 3 है तो समीकरण होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर कह रहा है मूलों का योग, तो मूलों का योग बराबर सूत्र होता है यह होता है -b/a। मूलों का योग बराबर होता है -b/a और मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a, यह होता है c/a। तो आपको इसमें देखना है कि मूलों का योग किसका 6 आएगा, तो हम यहाँ पर लिखे हैं -b/a। देखिए यहाँ पर जो संख्या होगा इसका मान a होगा,
यहाँ पर जो संख्या है इसका मान b होगा और यहाँ पर है c होगा। तो यहाँ पर कह रहा है -b/a। दोस्तों -b/a, तो देखिए यहाँ पर -6 हो जाएगा और 1 होगा। तो पहले से माइनस यहाँ पर सूत्र में है तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 6 हो जाएगा योग। उसके बाद है c/a, तो यह होगा 3/1, यह होगा 3/1, इसलिए समीकरण इसका 1 नंबर सही होगा। उसके बाद सवाल नंबर 82 है, इनमें से किस परिमेय संख्या को सतत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, सतत दशमलव जिन भिन्न के हर में, जिस भिन्न के हर में केवल 2 या 5 के गुणज हो। देखिए ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। तो सतत दशमलव वह होता है जिस भिन्न के हर में केवल 2 या 5 के गुणज हो। देखिए या तो 2 का गुणज होना चाहिए या 5 का गुणज होना चाहिए। देखिए 2 पे पावर कुछ भी हो, 5 पे पावर कुछ हो, लेकिन सिर्फ और 2 और 5 ही हो नीचे। 2 और 5 हो या 2 और 5 का गुणज हो, वह आपका सतत दशमलव कहलाएगा। तो इसमें जब आप सोल्व करिएगा तो ऐसा आएगा ऑप्शन नंबर 3 में। उसके बाद आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है अंडर रूट 1 + 25/144 बराबर 1 + x/12। देखो दोस्तों, इसे जब आप सोल्व करिएगा तो यह हो जाएगा आपका अंडर रूट 169/144। तो यह हो जाएगा आपका 13/12, यह होगा 13/12। और इसे भी सोल्व करिएगा तो यह हो जाएगा 12 + x/12। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 + x, 12 से 12 नीचे कट जाएगा और 13 में जब 12 घटेगा तो 1 बचेगा। इसका मान होगा 1। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद सवाल नंबर 84 है, यदि एक वृत्त के त्रिज्यखंड की त्रिज्या r है और वह वृत्त के केंद्र पर x डिग्री कोण बनाता है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए इसमें आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र लगाना है। तो यह होता है थीटा पाई r स्क्वायर बटे 360। थीटा का मान यहाँ पर दिया गया है, थीटा का मान यहाँ पर x दिया गया है, तो यह हो जाएगा x बटे 360। यह होगा x बटे 360 गुना पाई r स्क्वायर। r का मान यहाँ पर दिया गया है बड़ी r और स्क्वायर। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद अगला सवाल है, दिया हुआ है कि मौसो 253, 440, 11। देखिए इसका यहाँ पर मौसो 11 दिया गया है। आपको इसका लोसो बताना होगा कि 253 गुना कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, ये 253 को जब आप तोड़िएगा यह हो जाएगा आपका 11 गुना 23, यह होगा 11 गुना 23। और जब 440 को तोड़िएगा यह होगा 11 गुना 40, यह होगा 11 गुना 40। तो 11 गुना 23 यह हो गया आपका 253। तो यहाँ पर किससे गुना हो जाएगा, आप 40 से गुना हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यह होगा 40। उसके बाद सवाल नंबर 86 है, एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाती है। यदि वृत्त के त्रिज्या की लंबाई 28 सेमी है तो लघुखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यह होगा 30.456 सेमी स्क्वायर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए दोस्तों, हम इतनी छोटी सी जगह में आपको अच्छी तरीके से तो नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आपको हिंट्स थोड़ा जरूर दे देते हैं कि इसे आप ऐसे बना लीजिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 87 है, यदि एक त्रिभुज के शीर्षाभिमुख कोण 130 डिग्री है तो उसके आधार का समद्विभाजकों के बीच का कोण क्या होगा। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 155 डिग्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला सवाल है, गुणनफल 81 गुना 82 गुना 83 गुना ... गुना 89 के इकाई का अंक होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है कि इकाई अंक इसका क्या होगा। देखिए यहाँ पर 2 है इकाई अंक, यहाँ पर 1 है तो 1 गुना 2 होगा 2। तो इस 2 को कभी तो 5 से गुना होना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आगे संख्या 89 तक है। तो जब 85 में 5 आएगा तो इससे गुना होगा, तो 5 गुना 2 होगा 10 होगा। इसलिए इसका इकाई अंक 0 होगा, क्योंकि दोस्तों 10 में जो 0 आएगा उसे आप किसी भी संख्या से गुना करिएगा तो 0 ही आएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद सवाल नंबर 89 है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण 3x² + 8x + 2 बराबर
जीरो के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसमें अल्फा बराबर सूत्र होगा, इसमें अल्फा बराबर सूत्र होगा -b/a और बीटा बराबर हो जाएगा आपका c/a। बीटा बराबर होगा c/a। उसी तरह देखिए, a का मान हुआ 3, बी का मान हुआ 8 और सी का मान हुआ 2। तो जब आप इसे इस पर बैठाइएगा तो इसका मान आएगा ऑप्शन नंबर 3 -4। उसके बाद सवाल नंबर 90 है, एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि उसने उस वस्तु को 100 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम मान लेंगे कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया था। अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया था तो इसे 5% लाभ पर बेचा होता, तो इसका 105% करेंगे, 105/100। उसके बाद कह रहा है पहले 20% की हानि हुआ था, मतलब 20% की हानि पर इसे बेचा था। तो फिर लिखेंगे x इंटू, ये लिखेंगे x इंटू 20/100। इन दोनों का अंतर करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है 100 रुपया अधिक में बेचा होता बराबर 100। इसे आप सोल्व करिएगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 400 रुपया। उसके बाद सवाल नंबर 91 है, ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्यों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यह कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद सवाल नंबर 92 है, एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश है। तो एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश यह 1/1838वां प्रोटॉन का भाग तथा ऋण आवेश है। इलेक्ट्रॉन यह ऋण आवेश है, आप यह भी याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 93 है, एक विलयन जिसका pH 3 है तो उस विलयन में OH- की सांद्रता होगा। देखिए, इसमें दोस्तों आपको pH का मान 3 दिया गया है। pH का मान यहाँ पर 3 दिया गया है, तो यह होगा 10⁻³ यह होगा 10⁻³ जब आप OH- निकालिएगा, जब आप OH- निकालिएगा तो यह हो जाएगा आपका 10⁻14/10⁻³ तो दोस्तों भाग में पावर क्या होगा, घट जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 10⁻11। उसके बाद सवाल नंबर 94 है, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है। तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन यह जो है समवयव है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए दोस्तों, अगला सवाल में समीकरण दिया गया है, आपको बताना है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसमें जो है एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद सवाल नंबर 96 है, नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध है। तो नाइट्रोजन गैस के अणु में यह होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, तो यह होगा त्रिसहसंयोगी आबंध। इसका आंसर होगा ऑप्शन। उसके बाद अगला सवाल है, निम्न अभिक्रिया में आपको बताना है इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है। तो दोस्तों इस अभिक्रिया में Cl2 ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद सवाल नंबर 98 है, न्यूक्लियॉन का मान होता है। न्यूक्लियॉन का मान न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन संख्या होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। देखो दोस्तों, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। उसके बाद सवाल नंबर 99 है, बायोगैस के अवयव है। देखिए, इनमें बायोगैस के अवयव यह होगा CH4 H2 एवं CO2। यह होगा मीथेन, हाइड्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद अंतिम सवाल है, नाभिक रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिक रिएक्टर में नाभिक की ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जो लाइक जरूर कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।